हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश कुमार देव 66 वीडियो के साथ में आज हम पाचन तंत्र की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, इससे पहले हमने पाचन तंत्र की संरचना जैसे आहार नाल और पाचक ग्रंथियों के बारे में अध्ययन किया। आज हम पाचन तंत्र की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। तो देखिएगा, ध्यान देना, पाचन तंत्र की क्रियाविधि निम्नलिखित चरणों में पूरी की जाती है या पाचन तंत्र की क्रियाविधि का अध्ययन निम्नलिखित चरणों में किया जाता है। तो देखिएगा, पहला चरण है, इसमें देखो, पाचन तंत्र की क्रियाविधि का अध्ययन निम्नलिखित चरणों में किया जाता है। पहला देखिए बेटा, पहला है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण इसे बोलते हैं इंजेशन, इंजेशन। दूसरा है पाचन, डाइजेशन। तीसरा है अवशोषण, एब्सॉर्प्शन। और चौथा है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, और पांचवा है वैक्षेपण, इजेशन। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, पाचन तंत्र की क्रियाविधि का अध्ययन निम्नलिखित चरणों में किया जाता है। सबसे पहले है अंतर्ग्रहण, इंजेशन। दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण, चौथा है स्वांगीकरण और पांचवा है वैक्षेपण। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला ध्यान देना, कौन सा? अंतर्ग्रहण। देखिएगा, पहले भी हमने आपको जब आहार नाल का वर्णन कराया था तो उस समय आपको बताया था कि मुख गुहा में पदार्थों को ग्रहण किया जाता है। तो देखिएगा, इसमें पहला है आपका अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण इसे बोलते हैं इंजेशन। क्या है, क्या परिभाषा है इसकी? देखिएगा क्या होता है इसके दौरान। तो देखिएगा, किसी भी जीव या मनुष्य द्वारा भोजन को मुख गुहा में ग्रहण करना इंजेशन कहलाता है। तो देखिएगा, किसी भी जीव या मानव द्वारा भोजन को ग्रहण करने की क्रिया कहाँ पर? मुख या मुख गुहा में ग्रहण करने की क्रिया इंजेशन कहलाती है या इंजेशन कहलाती है, अंतर्ग्रहण कहलाती है। तो देखिएगा, किसी भी जीव, कोई भी जीव, प्रकृति का किसी भी जीव या मानव लेते हैं, मानव में किसी भी जीव या मानव में भोजन या किसी भी जीव या मानव द्वारा, किसी भी जीव या मानव द्वारा भोजन को ग्रहण करना अंतर्ग्रहण, इजेशन या इंजेशन कहलाता है। इंजेशन कहलाता है, मतलब किसी भी जीव या मानव द्वारा भोजन को ग्रहण करना इंजेशन कहलाता है। अब भोजन कहाँ पर ग्रहण किया जाएगा? तो देखिएगा ध्यान से, अर्थात मानव द्वारा अपने हाथों से मुख या मुख गुहा में भोजन को ग्रहण करना। अर्थात मानव द्वारा भोजन को
अपने हाथों से मुख या मुख गुहा में ग्रहण करना अंतर ग्रहण कहलाता है। जो हम भोजन खाते हैं उसे क्या कहलाता है? अंतर ग्रहण। अब देखिएगा, अंतर ग्रहण क्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहले चरण में क्या होता है? जैसे ही हमने भोजन मुख गुहा में ग्रहण किया तो मुख गुहा में क्या होता है कि जीभ, दांतों एवं पेशियों के द्वारा भोजन को चबाया जाता है और लार द्वारा उसको अर्धठोस में बदला जाता है, जिसे बोलस या निवाला कहते हैं। और दूसरे चरण में क्या होता है कि भोजन को निगला जाता है। तो ध्यान देना, इसमें देखिएगा, भोजन को मुख गुहा में दांतों से पीसा और चबाया जाता है, पेशियों द्वारा और जीभ द्वारा भोजन को घुमाया जाता है और लार द्वारा मिलाया जाता है, जिससे भोजन क्या हो जाता है? लसलसा या बोलस के रूप में हो जाता है। तो देखो, इसमें देखो, भोजन को मुख गुहा में दांतों, पेशियों एवं जीभ द्वारा क्या किया जाता है? जीभ द्वारा चबाया जाता है, चबाया जाता है। इसमें दांतों से तोड़ने पीसने का कार्य किया जाता है और जीभ द्वारा घुमाने का कार्य किया जाता है। आगे देखो, जीभ की सहायता से भोजन को मुख गुहा में घुमाया जाता है, और देखिएगा, लार द्वारा भोजन को अर्धठोस में, लार द्वारा भोजन को अर्धठोस में बदला जाता है, जिसे बोलस या निवाला कहते हैं। तो प्रथम चरण में क्या होता है कि भोजन को मुख गुहा में दांतों एवं पेशियों एवं जीभ की सहायता से चबाया जाता है। जीभ की सहायता से भोजन को मुख गुहा में घुमाया जाता है। लार द्वारा भोजन को अर्धठोस में बदला जाता है, जिससे भोजन नम और क्या हो जाता है? लसलसा हो जाता है। तो बोलस द्वारा उसे बोलस या निवाला कहते हैं। आगे देखिएगा, दूसरे चरण में मुख गुहिका में उपस्थिति। अब देखो, दूसरे चरण में ध्यान दीजिएगा, मुख गुहा में भोजन की उपस्थिति। भाई, मुख गुहा में भोजन की उपस्थिति है से प्रतिवर्ती क्रिया के फलस्वरूप, प्रतिवर्ती क्रिया के फलस्वरूप भोजन को निगला जाता है। तो ये दूसरे चरण में होती है। तो मुख गुहिका में भोजन को चबाया जाता है
और उसको निवाले के रूप में बदला जाता है। उसके बाद में उसको निगला जाता है, या प्रतिक्रिया के फलस्वरूप चवरण क्रिया होती है, जिससे भोजन अपने आप में पीस जाता है और बाद में उसको निगला जाता है। इसके बाद में हमारा दूसरा चरण आता है आपको, तो ये अंतर्ग्रहण होता है। अंतर्ग्रहण में भोजन को चबाना, पीसना, अर्थकोश में बदलना, जिससे भोजन आसानी से ग्रसनी से ग्रसिका में चला जाता है, तो बोलस रूप में भोजन बदल जाता है। अब दूसरा चरण बहुत इंपॉर्टेंट है, पाचन तंत्र का दूसरा चरण, पाचन तंत्री क्रियाविधि का दूसरा चरण बोलते हैं पाचन, डाइजेशन। यहीं से प्रश्न बनता है बेटा, ध्यान देना। प्रश्न बनता है कि पाचन किसे कहते हैं। मानव की आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए, या मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। आमाशय में, या मुख गुहिका में, या छोटे आंत्र में भोजन के पाचन क्रिया को समझाइए। इनमें से एक पूछा जाए, कोई सा भी, 4 नंबर में आएगा ये। तो देखो पाचन, पाचन की क्या परिभाषा है देखिएगा। सबसे पहले परिभाषा हम पहले भी आपको बता चुके हैं, ध्यान देना, कि जटिल अणुओं का पाचन, जटिल अणुओं का अवशोषण योग्य सरल अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। बिल्कुल शॉर्ट परिभाषा है, जटिल अणुओं का अवशोषण योग्य सरल अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो पाचन कैसी क्रिया है, ध्यान देना, मतलब भोजन के जटिल अणुओं का, किसके जटिल अणुओं का? भोजन के जटिल अणुओं का। ध्यान देने के बाद यहाँ दिखा नहीं पाए, बात हुई है, मुख में भोजन खाते हैं तो भोजन के जटिल अणुओं का अवशोषण योग्य सरल अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। तो ये पाचन की परिभाषा हो गई आपको। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि भोजन के जटिल अणुओं का अवशोषण, ध्यान देना, अवशोषण योग्य सरल अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। अब आपको यह कार्य किनके द्वारा किया जाता है, तो देखिएगा पाचक रसों के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान देना, भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में पाचक रसों के द्वारा क्या किया जाता है? बदला जाता है। तो देखिएगा, इससे पहले हमने आपको पहले बताया था कि मानव कैसा प्राणी होता है? सर्वाहारी प्राणी होता है। ध्यान देना, मानव एक सर्वाहारी प्राणी या जीव होता है। मानव एक सर्वाहारी प्राणी या जीव होता है जिसके भोजन में सभी चीज़ें होती हैं, जिसका भोजन कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन युक्त होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन युक्त होता है, और विटामिन, खनिज लवण और जल। तो ध्यान देना, इसके भोजन में 5 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले है, ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, दूसरी है प्रोटीन, तीसरी है वसा या लिपिड भी कह सकते हैं इसको, चौथी है विटामिन, पांचवी है खनिज लवण, खनिज लवण, और छठवीं है जल। ध्यान देना बेटा, ये 3 जो ऊपर के हैं ये जटिल पदार्थ होते हैं, ये भी जटिल पदार्थ हैं, और जो ये नीचे के 3 प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इनके पाचन की आवश्यकता है। इनके पाचन की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनके पाचन की आवश्यकता होती है, जबकि विटामिन, खनिज लवण और जल, इनके पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये बिना पचे ही अवशोषित हो जाते हैं। तो देखिएगा, इनके
पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये बिना पचे ही अवशोषित हो जाते हैं, तो ध्यान देना बेटा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनका पाचन बहुत ही आवश्यक होता है। और ध्यान देना, इनका पाचन जिन पाचक रसों के द्वारा किया जाता है वो उनके बारे में बताएंगे हम आपको। तो देखिएगा, इनके पाचन की आवश्यकता है, जबकि विटामिन, खनिज लवण और जल, इनके पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये बिना पचे ही अवशोषित कर लिए जाते हैं। अब देखिएगा, हमने आपको बताया था जो ये भोजन के जटिल अणु हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये जटिल अणु किन किन पाचक रसों के द्वारा क्या किए जाते हैं, पचाए जाते हैं। तो एक भोजन ध्यान रखना, या भोजन का पाचन एक कैसी क्रिया होती है, भौतिक एवं रासायनिक क्रिया होती है, जो अनेक पाचक रसों के द्वारा संपूर्ण की जाती है। तो ध्यान देना, भोजन एक भौतिक रासायनिक क्रिया होती है। इसमें ध्यान से देखो आप, तो देखिए पॉइंट में देखो, भोजन का पाचन मतलब भोजन का पाचन एक भौतिक रासायनिक क्रिया है। मतलब भोजन का पाचन एक भौतिक रासायनिक क्रिया होती है या है। ध्यान देना, मुख गुहा में भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च का पाचन होता है, जबकि प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है, और भोजन का सर्वाधिक पाचन ग्रहणी में होता है। ध्यान देना, रासायनिक क्रिया होती है। इसमें देखो आप, भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के पाचन की क्रिया, ये भी कह सकते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट के पाचन की क्रिया या पाचन, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन मुख गुहा में होता है। और देखिएगा, प्रोटीन का पाचन आमाशय में, प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है, आंशिक रूप से होता है, और मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। और ध्यान देना, ग्रहणी में सर्वाधिक भोजन का पाचन होता है। ये मैंने आपको भी शॉर्ट में बताइए। तो क्यों कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का भी ग्रहणी में हो जाता है। तो देखिएगा कैसे होता है। अब ध्यान देना, क्योंकि जो ये अंग है हमारे, मुख गुहा, आमाशय और ग्रहणी आंत्र, तो ग्रहणी आंत्र का जो पहला भाग होता है ग्रहणी, उसमें सर्वाधिक भोजन का पाचन होता है। तो देखिएगा, कुल जो भोजन को पचाने वाले जो रस होते हैं, पाचक रस, तो ध्यान देना, कुल पाचक रस 5 होते हैं बेटा, ध्यान देना। इसमें देखिएगा, पाचक रसों के बारे में हम जान लेते हैं। जो भोजन मीन्स जटिल अणु, भोजन में उपस्थित जटिल अणु कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन करते हैं। इसमें देखिएगा, कुल पाचक रस, ये पहले बता चुका हूँ मैं आपको, 5 होते हैं।
एक बार दोबारा ध्यान दे लें, क्योंकि 5 में पढ़ रहे हैं इसलिए 5 होते हैं। तो ध्यान देना, दोबारा गौर फरमाना। पहला है लार, ध्यान देना, सैलाइवा। दूसरा है जठर रस, जठर रस। तीसरा है पित्तरस, पित्त रस। चौथा है अग्नाशय रस, अग्नाशय रस। और पांचवा है आंत्रिय रस। तो ध्यान देना, 5 पाचक रस हैं। सबसे पहले है लार, जठर रस, पित्तरस, अग्नाशय रस और आंत्रिय रस। ये ध्यान दीजिएगा, टोटल 5 कुल 5 पाचक रस होते हैं जो भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलने का कार्य करते हैं, जिससे भोजन अवशोषित हो जाता है अंगों के उपयोग हेतु। तो इनमें से सबसे शक्तिशाली पाचक रस पूछा जाता है परीक्षा में कि निम्न में से आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछ जाते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, कॉम्पिटिशन के अंदर, कि निम्न में से सबसे शक्तिशाली पाचक रस होता है। तो ध्यान देना, अग्नाशय रस यह है सबसे शक्तिशाली, पावरफुल, यह सबसे शक्तिशाली पाचक रस होता है। सबसे शक्तिशाली पाचक रस होता है कौन सा? अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस सबसे शक्तिशाली पाचक रस होता है। तो आगे देखिएगा, अब हम पढ़ेंगे मुख गुहिका में पाचन या मुखगुहा में पाचन। तो ध्यान देना बेटा, देखो ध्यान से। तो मैंने बता दिया ना, ये पाचक रस 5 प्रकार के होते हैं। अब हम ध्यान देना, चौक अब हमारा पाचन के दौरान टॉपिक होगा मुख गुहा में पाचन, डाइजेशन इन बकल कैविटी। प्रश्न आता है कि पाचन को परिभाषित कीजिए, मुख गुहा में पाचन क्रिया को समझाइए। तो देखिएगा, मुख गुहा में पाचन क्रिया, ध्यान देना इस चीज़ में। आपको पता होना चाहिए, हमने बताया पहले कि मुख गुहिका में लार ग्रंथियों द्वारा लार का स्त्रवण किया जाता है, जिसमें 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक टाइलिन जिसे बोलते हैं एमाइलेज, और दूसरा होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो होता है, ये तो भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है, जबकि जो टाइलिन एंजाइम होता है, एमाइलेज होता है, वो क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, कि स्टार्च जो भोजन के साथ था, कार्बोहाइड्रेट, जटिल पदार्थ, स्टार्च को ध्यान देना किसमें चेंज करेगा? डेक्सट्रोज और माल्टोज। माल्टोज और डेक्सट्रोज या डेक्सट्रिन में क्या कर देगा? बदल देता है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड होता है, जबकि माल्टोज एवं डेक्सट्रोज डाइसेकेराइड होते हैं। तो देखिएगा, इसमें स्टार्च है, यहाँ पर कार्य कर रहा है कौन सा? टाइलिन या एमाइलेज। टाइलिन या एमाइलेज। पीएच होगा इसका 6.8, मतलब हल्का अम्लीय। लार का पीएच, किसका? लार का। तो किस में चेंज हो रहा है ये? माल्टोज प्लस डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज, हम ये भी कह सकते हैं डेक्सट्रीन। ध्यान देना, इसमें ये चेंज हो जाते हैं। तो देखिएगा आप, ये जो शर्करा होती है, ध्यान देना, कौन सी? ये तो होता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड
सैकाराइड्स, और ये होते हैं डाइसैकाराइड्स, दोनों डाइसैकाराइड्स। ध्यान देना। तो क्या करता है कि भोजन जब मुख गुहिका में जाता है तो चवण क्रिया होती है। जब जैसे ही भोजन मुख गुहिका में प्रवेश करता है तो प्रतिवर्ती क्रिया के फलस्वरूप चवण क्रिया होती है, चबाने क्रिया होती है, और लार द्वारा, लार ग्रंथियों के द्वारा, हमने बता दिया आपको कि लार ग्रंथियों के द्वारा लार का स्रवण किया जाता है, जिसमें टाइलिन एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज और डेक्सट्रोज में परिवर्तित करता है। ध्यान देना। तो आगे देखिएगा, जैसे ही भोजन मुख गुहा में पहुंचता है तो क्या हो जाता है, लार के द्वारा लसलसा और नम बनाया जाता है। भोजन में उपस्थित यही स्टार्च टाइलिन द्वारा क्या किया, बदल दिया जाता है। लार का पीएच कितना होता है, हल्का अम्लीय, कितना होता है 6.8। अब देखिएगा जो चेंज हो गया ये, अब आता है पहला कार्य हो गया एंजाइम का। दूसरा जो एंजाइम था लाइसोजाइम, ध्यान देना। ये क्या करता है, भोजन के साथ, जो हम भोजन करते हैं, भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। ध्यान देना। जब भोजन मुख गुहिका में पचता है, पाचन होता है स्टार्च का, तो आगे इसमें क्रिया होती है। क्या होता है, जो भोजन में हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। आगे इस प्रकार इसमें देखिएगा, आगे हम आपको आमाशय में पाचन क्रिया, तो भोजन कैसा हो जाता है, बोलस के रूप में हो जाता है मुख गुहिका में, और इसको गर्शिका के द्वारा आमाशय में ले जाया जाता है। अब देखिएगा आप अगला जो 66 वीडियो 67 होगा वो आगे होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद।